हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द जियोग्राफी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ज्योग्राफी सेंटर यूट्यूब चैनल पे मैं ज्योग्राफी का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जिससे आपकी नेट और पीजीटी की तैयारी अच्छे लेवल पर हो जानी है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट या इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन की शुरुआत। ठीक है, भौगोलिक चिंतन, जो कि भूगोल का आधार है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कब होती है, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। ये जो पीडीएफ मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस पीडीएफ में इस पीडीएफ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टार्टिंग से लेकर के एक ही क्लास में, आज की एक ही क्लास में आप भौगोलिक चिंतन यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट पूरा कवर कर लेंगे। और यह एक शॉर्ट नोट रिवीजन है। ठीक है, यह एक शॉर्ट नोट रिवीजन है। इस रिवीजन में आप स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब बिल्कुल प्रारंभ से, यूनान काल से लेकर के अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा तक की बातों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @जियोग्राफी जंक्शन पर भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूगोल के विकास में यूनानी विद्वानों का योगदान, ग्रीक स्कॉलर्स का क्या योगदान रहा है भूगोल के विकास में, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले भूमिका है, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का कालखंड यूनानी विद्वानों का स्वर्ण काल कहलाता है। यूनानी विद्वानों ने ही सबसे पहले भूगोल का नामकरण किया था। इन्होंने भूगोल के विभिन्न शाखाओं, गणितीय भूगोल, खगोल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान आदि के विकास में यूनानी दार्शनिक और विद्वानों का विशेष योगदान है। अब हम इसमें देखेंगे यूनान के प्रमुख विद्वान कौन कौन से विद्वान रहे हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले विद्वान हैं लगभग 900 ईसा पूर्व में आए हुए होमर। होमर ने दो महाकाव्यों इलियाड व ओडिसी की रचना की। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है, यह चारों ओर से सागरों से घिरी हुई है। ठीक है, होमर ने चारों ओर से आने वाली हवाओं के बारे में भी वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बोरस उत्तर दिशा से, नोटस दक्षिण दिशा से, यूरस पूर्व दिशा से और जेफायरस पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं हैं। इसके बाद आते हैं थेल्स महोदय। थेल्स महोदय का कार्यकाल 640 से 546 बीसी तक है। थेल्स का योगदान गणितीय भूगोल के विकास में रहा है, इसलिए इनको गणितीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ज्यामिति में अनेक प्रमेयों की रचना की है। वह पहले विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी को मापने के लिए पृथ्वी के अनेक स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। तीसरे विद्वान हैं एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर थेल्स के शिष्य थे। इन्होंने नोमोन यंत्र का आविष्कार किया। यह यंत्र सूर्य घड़ी की तरह कार्य करने वाला यंत्र था। इन्होंने विश्व का प्रथम मानचित्र मापक के आधार पर बनवाया था। यह मानचित्र गोलाकार था, जो चारों ओर से सागर से घिरा था। अब इसके बाद आते हैं हिकैटियस। हिकैटियस ने जस्ट पीरियडस हिकैटियस ने जस्ट पीरियडस नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी का एक क्रम में वर्णन किया था। इसके बाद आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस एक इतिहासकार थे। इनका ऐतिहासिक भूगोल के विकास में काफी योगदान था। इनका कहना था कि भूगोल का अध्ययन इतिहास की तरह व्यवहार में करना चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि हेरोडोटस ने ही सबसे पहले डेल्टा का वर्णन किया था। ठीक है, हेरोडोटस ने ही डेल्टा का वर्णन किया था। इसके बाद अगले यूनानी विद्वान आते हैं प्लेटो। प्लेटो का कहना था कि पृथ्वी चपटी नहीं वरन वलयाकार या गोलाकार है। उनका कहना था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड इसका यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ये कहने वाले थे प्लेटो। यह सिद्धांत कापरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत आने तक मान्य रहा था। थियोफ्रेस्टस आते हैं इसके बाद। यह अरस्तु के शिष्य थे। इनका योगदान वनस्पति भूगोल में रहा है।
इन्होंने वनस्पति तथा जलवायु की संबद्धता का अध्ययन किया। इसके बाद इरेटोस्थनीज आते हैं। इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज महोदय ने ही किया था। पृथ्वी के जलवायु को 5 कटिबंधों में विभाजित किया इन्होंने। एक उष्णकटिबंध, 2 शीतोष्णकटिबंध और 2 शीत कटिबंध। इसके बाद आते हैं हिप्पारकस। हिप्पारकस एक खगोलशास्त्री तथा गणितज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में बांटा। वृत्त को 360 डिग्री में बांटने वाला विद्वान हिप्पारकस था। इन्होंने नक्षत्रों के अध्ययन के लिए एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया। इन्होंने 2 प्रक्षेप बनाने की विधि भी बताई, समरूप प्रक्षेप और लंबरेखीय प्रक्षेप। इसके बाद अगले विद्वान आते हैं पोसिडोनियस। पोसिडोनियस का समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान था। पोसिडोनियस को समुद्र विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने द ओशियन नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने दीर्घ ज्वार व लघु ज्वार आने के कारणों को बताया है। इनका कहना था कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में होने के कारण समुद्र में दीर्घ ज्वार आता है और समकोण की स्थिति में आने से लघु ज्वार आते हैं। पोसिडोनियस ने महासागरों की गहराई भी ज्ञात की थी। अब निष्कर्ष देखते हैं। उपर्युक्त सभी यूनानी विद्वानों को भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी विद्वानों को मुख्य केंद्र पृथ्वी का अध्ययन ही रहा है। इस कारण सभी विद्वानों ने पृथ्वी में उपस्थित चारों ओर दिखने वाले वातावरण, चाहे वह पेड़ पौधे हों, समुद्र, आकाश, सूर्य हों, सभी के बारे में वैज्ञानिक और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त भूगोल का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने प्रदर्शित है, यह यूनानी विद्वानों की ही देन है। इसका प्रारंभिक आधार तैयार कराने में यूनानी विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आगे हम लोग देखेंगे यूनान के बाद रोमन काल। तो रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान हम लोग देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन जियोग्राफर्स इन जियोग्राफी। यूनानी साम्राज्य के पतन के पश्चात रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से ऐतिहासिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूनानी भूगोलवेत्ता पोलिबियस तथा पोसिडोनियस का जो स्थान भौतिक भूगोल के जनक में है, वही स्थान रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ऐतिहासिक एवं प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में व्याप्त हैं। अब स्ट्रैबो को हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रैबो ऐसे विद्वान थे, जब यूनान पर रोमन का अधिकार हो गया, जब ग्रीक पर रोमनों का अधिकार हो गया, तो यह ग्रीक छोड़ करके रोमन काल में चले आए, रोमन क्षेत्र में चले आए और 63 बीसी से 24 एडी तक, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर के ईसा बाद तक इन्होंने अपने कार्य को जारी रखा था। हालांकि मुख्य रूप से ये यूनानी ही थे, लेकिन इनका जो कार्य है वो रोमन काल में था। तो आइए आगे देखते हैं। स्ट्रैबो ने उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 खंडों की ग्रंथमाला भौगोलिक विश्वकोश जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में संकलित किया। उन्होंने उस समय के समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का पहला प्रयास किया। प्राचीन भूगोल के विषय में जो आज जानकारी उपलब्ध है, वह मुख्य रूप से स्ट्रैबो के जियोग्राफिका से ही लिया गया है, क्योंकि प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं द्वारा लिखी अधिकतर पुस्तकें लुप्त हो चुकी हैं। स्ट्रैबो ने 43 ग्रंथों की रचना की, जिसका शीर्षक ऐतिहासिक स्मृतियां, हिस्टोरिकल मेमोरीज रखा गया। इसके बाद अब हम स्ट्रैबो की महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखेंगे। इसके बाद स्ट्रैबो की महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखेंगे। स्ट्रैबो की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं भौगोलिक विश्वकोश जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया और दूसरा है ऐतिहासिक स्मृतियां, हिस्टोरिकल मेमोरीज। इसके बाद आगे देखते हैं। स्ट्रैबो प्रथम विद्वान था जिसने भूगोल की सभी शाखाओं, गणितीय, भौतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक के बारे में लिखा था। इसने नीतिवादी चिंतन का, है ना, स्ट्रैबो को नीतिवादी चिंतन का महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। पहली बार इसी ने ही एटलस और विसुवियस पर्वतों का वर्णन किया। ठीक है, माउंट विसुवियस और माउंट एटलस पर्वतों का वर्णन स्ट्रैबो ने ही किया है।
और स्ट्रैबो ने ही विसिवियस को जलता हुआ पर्वत कहा था। अधिवासित प्रदेश के लिए ओकुमेन शब्द का इस्तेमाल भी स्ट्रैबो महोदय ने ही किया है और इन्होंने ही पृथ्वी को दीर्घायत ऑब्लॉन्ग माना। ठीक है, आइए ये देखिए। इसके बाद आते हैं पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कॉस्मोग्राफी एंड डी कैरियोग्राफिया। आगे देखते हैं, कॉस्मोग्राफी के अंतर्गत है ना, पोम्पोनियस मेला ने विश्व ब्रह्मांड का संक्षिप्त वर्णन किया है, जबकि डी कोरोग्राफिया के अंतर्गत पृथ्वी को 5 बड़े क्षेत्रों में बांटकर शीतोष्ण क्षेत्र का, ठीक है, इन्होंने केवल शीतोष्ण क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। इसके बाद अगले रोमन विद्वान प्लिनी को देखते हैं। प्लिनी ने हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक ब्रह्मांड, जीव विज्ञान और मानव विज्ञान पर आधारित थी, जो 37 खंडों में लिखा गया था। इसके बाद आते हैं टालमी महोदय। टालमी महोदय का कार्यकाल 90 एडी से 168 एडी तक रहा है। इनका महत्वपूर्ण योगदान अल्मागेस्ट, ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस, भूगोल की रूपरेखा, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, एनालिमा और जियोग्राफिया है। अल्मागेस्ट इनकी प्रमुख पुस्तक है, जो कि गणितीय एवं खगोलीय विज्ञान पर आधारित है। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में इनका योगदान मुख्य रूप से प्रक्षेपों की रचना से है। इन्होंने शंक्वाकार प्रक्षेप में संशोधन किया तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविम प्रक्षेप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रयोग किया। तो टालमी महोदय ने ही ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए सबसे पहले स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रयोग किया था। दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। संपूर्ण रिवीजन अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको मैं इस पे करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। टालमी ने ही सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को अपने मानचित्र में दिखाया। टालमी ने ही सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को अपने मानचित्र में दिखाया। साथ ही टालमी ने हिमालय पर्वत और उससे निकलने वाली गंगा एवं उनकी सहायक नदियों को भी मानचित्र पर दिखाया। ये सबसे पहला काम था टालमी का। ठीक है, सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में दिखाने का काम टालमी का था। हिमालय पर्वत और उससे निकलने वाली नदियों को भी मानचित्र पर दिखाने का काम किसने किया? सबसे पहले टालमी महोदय ने किया था। इसके अलावा इसने संसार का चित्र इमेजो मुंडी का निर्माण किया, जो कई शताब्दियों तक भौगोलिक जगत में मान्य रही। इसके ही लेखों से खोज के महान युग में भूगोलवेत्ताओं और अन्वेषकों को अनजान भूमि टेरा इनकॉग्निटा की खोज की प्रेरणा दी। हालांकि टालमी अपने विश्व मानचित्र में पोसिडोनियस का परिधि को आधार बनाया, जिसके कारण वह वास्तविक आकार से छोटा हो गया। इसी मानचित्र की अशुद्धि के कारण कोलंबस भारत की बजाय अमेरिका पहुंच गया था। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो टालमी ने अपना एक मानचित्र बनाया था, ठीक है, वो पोसिडोनियस की परिधि को आधार लेकर के बनाए, जिससे वह मानचित्र क्या हो गया? छोटा हो गया, है ना। यह मानचित्र सबसे पहले एनेक्सिमेंडर ने बनाया था और उसके बाद इरेटोस्थेनीज ने उसको ठीक किया था, लेकिन फिर वो गड़बड़ हो गया था और इसी की अशुद्धि के कारण जो है कोलंबस भारत की बजाय अमेरिका पहुंच गया था। इसके बाद आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों ने टालमी को साहित्यिक चोर, प्लेजियरिस्ट ठहराया, क्योंकि उसने मैरिनस ऑफ टायर एंड हिपार्कस के कार्यों का उपयोग किया था। साहित्यिक चोर उसे कहते हैं ना, जो दूसरों के कार्य को चुरा करके अपना दिखा देता है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि टालमी ने मैरिनस ऑफ टायर एंड हिपार्कस के कार्यों को अपना बता दिया था। तो यहाँ तक रोमन काल खत्म होता है। रोमन काल के बाद शुरू होता है अंधकार युग, डार्क एज। ठीक है, तो यूरोप में अब डार्क एज कैसे आया, इसकी पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, फोनेशियन, यूनानियों और रोमनों के बीच क्लाडियस टालमी का काल निर्विवाद रूप से उस उच्चतम बिंदु को चिन्हित करता है जिस तक भौगोलिक विज्ञान कभी पहुंचा था। रोमन साम्राज्य के पतन और विघटन के कारण दुनिया के यूरोपीय और दक्षिण पश्चिम एशियाई हिस्सों में साहित्य, विज्ञान और अन्वेषण में गिरावट आई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उस समय चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में भौगोलिक ज्ञान विकसित नहीं हुआ था। टालमी की द गाइड टू ज्योग्राफी के प्रकाशन के बाद लगभग 500 वर्षों की अवधि, अर्थात 200 ईस्वी से 700 ईस्वी तक की अवधि जटिलता, उथल-पुथल और संक्षिप्तीकरण का युग था। इस अवधि के दौरान विज्ञान और मानविकी के किसी भी क्षेत्र में
मौलिकता का एक भी काम नहीं लिखा गया। भूगोल के सिद्धांत और ग्रीक और रोमन काल के गौरव के अन्वेषण के अभ्यास दोनों में लगातार गिरावट आ रही थी, है ना। मतलब भूगोल के कार्यों में, भूगोल के ज्ञान विज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। टालमी की एक पुस्तक थी, द गाइड टू ज्योग्राफी। इसके 500 बाद तक कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। चर्च का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, देखिए, इस प्रतिगमन के लिए जो 300 से 500 ईस्वी की अवधि के दौरान सबसे तीव्र था, निम्नलिखित स्थितियां जिम्मेदार थीं। तो ऐसा क्यों हुआ कि ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई किताब नहीं लिखी गई? तो उसके लिए कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, जैसे रोमन साम्राज्य के कुछ हिस्से जैसे डेसिया, गाल और स्पेन बर्बर हाथों में चले गए थे। उत्तरी अफ्रीका पर बर्बर लोगों ने कब्जा कर लिया था। परिणाम स्वरूप साम्राज्य के भीतर भी यात्रा करना जोखिम भरा था। मध्य और सुदूर पूर्व लगभग पूरी तरह से फारसी, अरब और एबिसिनियाई लोगों के हाथों में चला गया। इसके अलावा कैस्पियन सागर के रास्ते डेरियल दर्रे से होकर मध्य एशिया तक का उत्तरी भूमिगत मार्ग सबसे साहसी लोगों के लिए भी बहुत सुरक्षित था, असुरक्षित था। तीसरी स्थिति थी राजनीतिक अस्थिरता के अलावा भूगोल के सैद्धांतिक अध्ययन का पतन मुख्यतः चर्च की गलत सोच के कारण हुआ था। उस समय अधिकांश ईसाई लेखकों का रवैया किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देने का नहीं था। पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में किसी भी वैज्ञानिक जांच को हतोत्साहित कर दिया गया। चर्च ने ब्रह्मांड विज्ञान को कम मूल्यवान कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मूसा भगवान के सेवक ने पृथ्वी के आकार और परिधि के संबंध में कुछ नहीं कहा है। इसलिए चर्च के लोग भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। दुर्भाग्य से फादर कैसोप्रपिस 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में और फादर इसिडोर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में ने पृथ्वी को एक सपाट सतह के रूप में वर्णित किया। दूसरे शब्दों में, अच्छा, सपाट, पृथ्वी गोल थी ना, पृथ्वी तो गोलाकार है, लेकिन इन्होंने उसको सपाट दिखाया। चर्च के प्रभाव में आकर के उसको सही नहीं बताया। ये चर्च में फादर हुआ करते थे, दोनों महोदय। उत्पत्ति की शाब्दिक व्याख्या को ब्रह्मांड की टालेमिक प्रणाली और गोलाकार पृथ्वी की अवधारणा के साथ सामंजस्य में नहीं लाया जा सका, और इसलिए ज्ञान में प्रगति को खारिज कर दिया गया। यह रोमन शक्ति के पतन का समय था, जिसके दौरान कुछ रोमन भी नया योगदान नहीं दे सके। इस काल में लोगों के मन पर धर्म हावी हो गया था और चर्च द्वारा उन्हें वैज्ञानिक प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं थी। इसे यूरोप में विज्ञान के विकास में अंधकार काल के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई भी वैज्ञानिक प्रश्न नहीं उठा सकता था, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क नहीं कर सकता था। ठीक है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धर्म का बोलबाला था। अधिक से अधिक इस अवधि के विद्वानों ने पूर्वजों के कार्यों की सटीक लेकिन निष्फल प्रतियां बनाई और किसी भी ऐसी चीज को अस्वीकार कर दिया जो चर्च की हठधर्मिता के अनुरूप नहीं थी। ऐसे बौद्धिक वातावरण ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण के किसी भी विकास को अवरुद्ध कर दिया। दुनिया की जो अवधारणाएं ग्रीक और रोमन काल में विकसित हुई थी, उन्हें चर्च की शिक्षा के अनुरूप नया आकार दिया गया। पृथ्वी एक चपटी डिस्क बन गई, जिसके केंद्र में यरूशलेम था। इसके बाद देखते हैं सॉलिनस 250 ईस्वी, जो तीसरी शताब्दी में फला फूला प्रतीत होता है, ने विश्व का सामान्य भौगोलिक विवरण दिया। कलेक्टिव रेरम मेमोरेबिलम कलेक्टिव रेरम मेमोरेबिलम अद्भुत मामलों का संग्रह नामक सोलिनास के काम को दुनिया के एक सार्थिक भौगोलिक विवरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि इन्होंने अच्छा लिखा था। वास्तव में सोलिनस का मूल उद्देश्य सभी अद्भुत चीजों और उस भौगोलिक ढांचे को चित्रित करना था जिसमें उन्हें स्थापित किया गया। हालांकि उन्हें प्लिनी और पोम्पोनियस के साहित्यिक चोरी करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। इनको भी कह दिया गया कि प्लिनी और पोम्पोनियस के कार्यों को सोलिनस ने चुराया है, तो प्लेजियरिस्ट ये भी हुए। इसके बाद आते हैं पोम्पोनियस मेला की भी चर्चा हम करेंगे। पोम्पोनियस मेला उस समय के अंतिम महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे। उनके पास
सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव था। यह लगभग 335 से 391 ईस्वी तक रहे थे। वह इतिहास और रक्षा के संबंध में भूगोल के मूल्य को पहचानने वाले पूर्वजों में से अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने टालमी का मुक्त प्रयोग किया, लेकिन उनके इस प्रयास को टालमी के कार्य का संक्षिप्तीकरण माना जाता है। तो अंतिम विद्वान थे पोम्पोनियस मेला, जिन्होंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। और पोम्पोनियस मेला के बाद पूरी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तीसरी शताब्दी से लेकर इस्लाम के उदय तक का काल ईसाई धर्म से प्रभावित था। ईसाई युग को दुनिया के बारे में प्राचीन वैज्ञानिक अवधारणाओं के लुप्त होने के साथ साथ बड़े पैमाने पर धर्म ग्रंथों पर आधारित अवैज्ञानिक गैर आलोचनात्मक ब्रह्मांड विज्ञान द्वारा प्रस्थापित किया गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस अवधि के दौरान राजनीतिक अस्थिरता के कारण यात्रा और अन्वेषण खतरनाक थे। मिशनरी यात्राएं उस काल के विभिन्न देशों के क्षेत्रीय विवरण के लिए ज्ञान का एकमात्र स्रोत हैं। अधिकांश सही शास्त्रीय अवधारणाएं भुला दी गईं और विश्व के मानचित्र तथा विश्व के रहने वाले योग्य भागों के बारे में पुरानी त्रुटियां फिर से प्रकट हो गईं। ठीक है, मतलब जो अच्छी चीजें थी, जो अच्छा ज्ञान विज्ञान था, जो अच्छी जानकारी थी, वो खत्म हो गई डार्क एज में, और पुरानी चीजें फिर से उभर करके सामने आने लगी। ईसाई धर्म के प्रमुख समर्थकों में से एक फिरमांस ने गोलाकार पृथ्वी की अवधारणा से इनकार कर दिया। ये मानने से ही इनकार कर दिया कि पृथ्वी गोल है। ब्रह्मांड की प्रकृति की व्याख्या कास्मास ऑफ एलेक्जेंड्रिया के काम में अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति तक पहुंची। 550 ईस्वी के आसपास लिखी गई उनकी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी ने भूगोल पर ईसाई धर्म के पहले से के सभी विचारों का खंडन किया। उन्होंने हर तरह से मूसा टैबरनेकल की तर्ज पर पृथ्वी पर काम किया। कास्मास, जो प्रारंभिक जीवन में एक व्यापारी था, ने काफी व्यापक यात्रा की। इसने इथियोपिया, हिंद महासागर, सोकोत्रा, फारस की खाड़ी और सिलोन का दौरा किया। हालांकि कास्मास का काम बेतुकेपन से भरा है। पृथ्वी के आकार के बारे में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह चपटी है और चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई है। इन मजबूत और ऊंची दीवारों पर अर्धगोलाकार आकाश टिका हुआ है। इन गलत अवधारणाओं के कारण ही कास्मास की ईसाई स्थलाकृति भूगोल के क्षेत्र में बाद के लेखकों को प्रभावित नहीं कर सकी। ईसाई यूरोप के काल में मानचित्र निर्माण कला का ह्रास हुआ। ग्रीको रोमन काल की बेहतर ज्ञात तटरेखाओं का काफी सटीक चित्रण खो गया था। इसके बजाय नक्शे पूरी तरह से फैंसी बना दिए गए और तथाकथित टीओ मानचित्रों का काल आ गया था। आबाद दुनिया को समुद्र से घिरी एक गोलाकार आकृति द्वारा दर्शाया गया था। यह आकृति पूर्व दिशा की ओर उन्मुख थी। भूमि क्षेत्र के मध्य में जल निकायों की टी आकार की व्यवस्था थी। टी का तना भूमध्य सागर का प्रतिनिधित्व करता था। टी का शीर्ष एक ओर एजियन और एक ओर काला सागर को प्रतिनिधित्व करता था तथा दूसरी ओर नील नदी और लाल सागर का प्रतिनिधित्व करता था। तीन प्रभागों यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मानक के रूप में स्वीकार किया गया। आबाद दुनिया का केंद्र टी के केंद्र के रूप में ठीक ऊपर जेरूशलम में था। सुदूर पूर्व में आबाद दुनिया की सीमा से परे स्वर्ग था। इसके अलावा इन सभी मानचित्रों में पौराणिक स्थानों, जानवरों और ड्रैगन को शामिल किया गया था, जैसे कि पौराणिक गोग और मागोग का राज्य, जो ईसाई दुनिया के लिए अविश्वासी खतरे थे। इस प्रकार की मानचित्र कला का लंबे समय तक प्रचलन में रहा था। जहां तक रहने योग्य दुनिया के फैलाव का सवाल है, कई गलत विचार सामने रखे गए। विश्व के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण में अस्पष्टता थी। स्थानों, अक्षांशों और देशांतरों की गोलाकारता और लगभग सही दूरियों को नजरअंदाज कर दिया गया और कम समझे जाने वाले ग्रंथों की कमजोर नींव पर नए सिद्धांत प्रतिपादित और स्थापित किए गए, जिनमें किसी भी विषय पर कुछ भी निश्चित नहीं था। इसके बाद आगे देखेंगे। ईसाई भिक्षुओं ने यूनानियों और रोमनों की अवधारणाओं को छद्म वैज्ञानिक सिद्ध करने का प्रयास किया। इनमें से कुछ लैक्टेंटियस फर्मियानस ने तर्क दिया कि पृथ्वी एक गोला नहीं है और एक गोलाकार आकाश के लिए एक गोलाकार पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उनके अनुसार एंटीपोड
की संभावना का विचार पूरी तरीके से बेतुका था। पूरी तरह से ईसाई अलौकिकता पर हावी होने के कारण डार्क एज के मानचित्र निर्माताओं ने दुनिया को वैसा दिखाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जैसा वह वास्तव में है। इसके बजाय फिरमांस ने कलात्मक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने दिमाग में एक आदर्श पैटर्न का पालन किया। चौथी शताब्दी की शुरुआत में रोमनों ने विश्व के मानचित्र का ईसाईकरण महान चर्च सेंट जेरोम द्वारा किया गया था, जिन्होंने एक नक्शा बनाया था जिसमें उन्होंने सभी वास्तविक अनुपातों से परे पवित्र भूमि को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। 8वीं सदी में बीटस नाम के एक स्पेनिश भिक्षु ने पुराने रोमन मानचित्र का एक दिलचस्प संस्करण तैयार किया। बाद में जिन शास्त्रियों ने इसकी प्रतिलिपि बनाई, उन्होंने इसकी भौगोलिक सामग्री का थोड़ा सम्मान किया। यहाँ तक कि मानचित्र का अंडाकार आकार भी अक्सर विकृत हो जाता था, कभी आयत में तो कभी वृत्त में। अंधकार युग का विशिष्ट विश्व मानचित्र एक डिस्क की तरह बनकर रह गया था, जैसा कि यह रोमनों के लिए था। अपने सबसे चरम रूप में इसे टी इन ओ आर्बिस टेररम या व्हील मानचित्र के रूप में जाना जाता है। इस योजनाबद्धीकरण में एशिया को आमतौर पर ओ के ऊपरी आधे हिस्से पर कब्जा करते हुए दिखाया गया था, जबकि यूरोप और अफ्रीका ने निचले आधे हिस्से को कमोबेश समान रूप से विभाजित किया था। बाइबिल पाठ के अनुसार यरूशलेम को आमतौर पर केंद्र में रखा गया था। अंधकार युग के बारे में जर्मन विद्वान स्मिड सारांशित करते हैं, नए देशों की खोज नहीं की गई थी। अंधकार युग के बारे में जर्मन विद्वान ऑटो श्मिड का कहना था कि नए देशों की खोज नहीं की गई थी, साम्राज्य बड़ा नहीं छोटा हो गया। पूर्व, दक्षिण और उत्तर में युद्ध के कारण व्यापार संबंध अधिक प्रतिबंधित हो गए। इसके अलावा उद्योग में अनुसंधान और खोज की भावना का कोई सवाल ही नहीं रह गया था। इस प्रकार जो एकमात्र पुस्तकें एक साथ रखी गईं वे पुराने कार्यों का संकलन थीं। जो भी पुस्तकें थीं वो पुरानी चीजों पर ही आधारित थी, पुरानी चीजों पर ही उनको बनाया गया था, तैयार किया गया था। अब देखते हैं अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर्स इन जियोग्राफी। 8वीं से 13वीं सदी का काल अरब भूगोलवेत्ताओं का काल माना जाता है। अरब देशों में भूगोल के बढ़ते रुचि के निम्नलिखित कारण थे। पहला, अरब साम्राज्य का विस्तार यूनानी देशों तक फैल जाना। दूसरा, परिवहन मार्गों का विकास। तीसरा, भारतीय एवं यूरोपीय संस्कृति से संपर्क बढ़ना। अरब भूगोलवेत्ताओं ने प्राचीन युग के महत्वपूर्ण यूनानी एवं रोमन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करके ज्ञान को संरक्षित किया। जैसे खलीफा अल मामून ने टालमी की पुस्तक अल्माजिस्ट का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। इसके अलावा स्वच्छ आकाश एवं जलवायु आदि कारकों ने अरबों के भौगोलिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए। इन्होंने भूकेंद्रीय संकल्पना जियोसेंट्रिक सिस्टम ग्रीक से ग्रहण की थी। साथ ही बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के संरक्षण में शिक्षण संस्थान बैतुल हिकमा की स्थापना की गई। अरब भूगोलवेत्ताओं ने गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखते हैं एक एक अरब भूगोलवेत्ता को। पहले हैं इब्न सीना। इब्न सीना को अरब जगत का भूगोल का पिता कहा जाता है। अरब जगत के भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने अरबी भाषा में विश्वकोश की रचना की, जिसमें भौतिक भूगोल के खासकर पर्वत निर्माण, मिट्टी निर्माण आदि विषयों पर विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। साथ ही पर्वतीय भागों में अपक्षय और अपर्दन का अवलोकन किया और बताया कि पर्वत का उत्थान होते ही अपर्दन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आते हैं अल बल्खी। अल बल्खी ने अरब व्यापारियों से जलवायु संबंधित सूचकांकों एवं आंकड़ों को एकत्रित करके विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र किताबुल अशकाल की रचना की। इसके बाद आते हैं अल मकदूसी, जिन्होंने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा। इसके बाद आते हैं इब्न हाकल। इब्न हाकल की पुस्तक है ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म। दूसरा है शेप ऑफ अर्थ। तीसरा है
कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद आते हैं अल मसूदी। यह अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। इसने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने कैस्पियन सागर में नौ संचालन करके निष्कर्ष निकाला कि यह एक बंद सागर है। सागरीय जल में भिन्न रंगों के पाए जाने का मुख्य कारण लवण की भिन्नता एवं वनस्पति की उपस्थिति को माना। नदियों का प्रदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना इन्होंने, और निष्कर्ष में बताया कि महासागरों में पाए जाने वाला लवण का संबंध स्थलीय भाग से है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में एनल्स ऑफ टाइम समय विवरणिका, किताब मुराज अल दहाब गोल्डन मिडोज, उपदेश निरीक्षण एक्सहॉर्सन एंड इंस्पेक्शन, गजट निर्देश गाइड ऑफ गजट, एंड किताब मुराज अल दहाब। किताबें छोड़कर सभी किताबें नष्ट हो गई हैं, मतलब कि सिर्फ ये बची हुई है, बाकी ये किताब और ये किताब नष्ट हो चुकी है। इसके बाद आते हैं अल बरूनी। अल बरूनी को हम देखेंगे कि अल बरूनी महमूद गजनवी के बुलावे पर हिंदुस्तान आया था। यहाँ रहकर किताब अल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में हिमालय की तराई में पाए जाने वाले जलोढ़ निक्षेपों के गोल पत्थर का वर्णन किया गया है। अल बरूनी ने उषा और संध्या प्रकाश के कारणों को बताया। जबकि सूरज क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होता है तभी ये प्रकाश आकाश में बिखरती है। अल बरूनी ने बताया कि सुबह और शाम को जो सूर्य का प्रकाश हमें रेड वाला दिखाई देता है वो तब दिखाई देता है जब सूर्य क्षितिज से 18 डिग्री नीचे चला जाता है। इनकी पुस्तक रिसाला है, जिसमें इन्होंने दिन एवं रात की लंबाई में होने वाले अंतर एवं ध्रुवों पर 6 महीनों के दिन एवं रात होने के बारे में बताया था। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं अल कानून अल मसूदी, तारीख हिंद, अथर अल बगिया, द वेस्टीज ऑफ द पास्ट एंड रिसाला। इनकी पुस्तक अल कानून अल मसूदी तालमी की पुस्तक अल्माजेस्ट की तर्ज पर लिखी गई थी। अपने संस्कृत से मूल पतंजलि का अरबी में अनुवाद भी इन्होंने ही किया था। 11वीं शताब्दी के काल को अल बरूनी के काल के नाम से जाना जाता है। अगले विद्वान हैं अल इदरीसी। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड, अरबी में इसे अल रुबारी कहा जाता है, और दूसरा है ज्योग्राफिया नुबेंसिस। इसके बाद आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता ने लगभग 75,000 मील की यात्रा की, जिसके कारण इनको अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान आया था। इसने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की। तुगलक ने इसको दिल्ली का कोतवाल और फिर चीन में तुगलक साम्राज्य का राजदूत बनाया था। प्रमुख पुस्तकों में रहला ऑफ ट्रेवल्स है। इसके बाद आते हैं इब्न खालदून। इसे अंतिम महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेत्ता माना जाता है। इसने अपनी पुस्तक मुकद्दिमा में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का वर्णन किया है। इसके अनुसार उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह और सुस्त होते हैं, जबकि समशीतोष्ण जलवायु के लोग फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। इनका विश्वास था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता अधिक है, और ये सही बात भी है। इसको प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने मानव पर्यावरण सहसंबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया था। अल याकूबी अगले हैं। पश्चिमी एशिया भूमध्य सागरीय अफ्रीका के देशों को नगरों का भूगोल लिखा था। ठीक है, मतलब पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय अफ्रीका के देशों के नगरों का भूगोल लिखा था। ठीक है, इसके बाद आते हैं अल जेहानी। अल जेहानी ने अरब देशों और मध्य एशिया के मार्गों का उल्लेख किया था। तो ये थे अरब ज्योग्राफर। अरब ज्योग्राफरों के बाद आते हैं जर्मन ज्योग्राफर्स। ठीक है, जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी। आधुनिक भौगोलिक अध्ययन में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का अग्रणी स्थान रहा है। हमबोल्ट, रिटर, रेडियल जैसे महान भूगोलवेत्ता, जिन्होंने जीवन को भूगोल में ही समर्पित कर दिया, भूगोल को एक विषय के रूप में पहचान दिलाया, वे जर्मनी के ही थे। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि भौगोलिक अध्ययन में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के योगदान को जाने बिना हमारा ज्ञान भूगोल के संदर्भ में अपूर्ण रहेगा। प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं को देख लेते हैं। हमबोल्ट, रिटर, रेडियल, आस्कर पेशल, रिस्टोफेन, ऑटो श्लूटर, कार्ल, अल्बर्ट पिंक, वाल्थर पिंक, हुबर, क्रिस्टालर, लाश, वांथुनेन,
पश्चार्गे और सुपर्ण। हम्बोल्ट को देखते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट शास्त्र युगीय क्लासिकल एज के महान भूगोलवेत्ता थे। आधुनिक भूगोल की स्थापना में हम्बोल्ट का अतुलनीय योगदान होने के कारण उन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने भूगोल को धार्मिक आडंबरों, रूढ़िवादी परंपराओं तथा आस्था आदि से निकालकर उन्हें वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने भूगोल को अनेक उपागमों, विधि तंत्रों तथा खोजों द्वारा समृद्ध आधार प्रदान किया। भूगोल में उनके योगदान को निम्नांकित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में कास्मास, एशिया सेंट्रल, व्यू ऑन नेचर और जियोग्नाजिया हैं। हम्बोल्ट एक खोज यात्री थे। हम्बोल्ट ने अनेक महाद्वीपों जैसे दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि महत्वपूर्ण द्वीपों की सघन यात्राएं की। इंडीज पर्वत की चढ़ाई के दौरान उन्होंने सर्वप्रथम वायुदाब मापी का उपयोग किया। देशांतर रेखाओं को निश्चित करने के क्रम में उन्होंने क्रोनोमीटर कालमापी का प्रयोग किया। पेरू के पास दक्षिण से उत्तर बहने वाली ठंडी जलधारा का पता लगाया। इस कारण उस जलधारा को पेरू अथवा हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। इनके मेथड क्या थे, विधि तंत्र उपागम क्या थे, व्यक्तिगत परीक्षण, रेखा चित्रण, कार्टोग्राफिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, सिस्टमैटिक और आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव मेथड के समर्थक थे। हम्बोल्ट की प्रमुख भौगोलिक संकल्पनाएं, यह मानवगृह के रूप में भूतल को समझते थे, यानी कि भूतल को मानवगृह के रूप में समझते थे। स्थानिक वितरण का विज्ञान भूगोल को बताया। भूगोल भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन है, ये बताया। इन्होंने ये बताया कि सामान्य भूगोल ही आधुनिक है, यानी कि जनरल ज्योग्राफी ही फिजिकल ज्योग्राफी है। तथ्यों की विषमांगता को समझाया, पार्थिविकता का सिद्धांत बताया। कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। हम्बोल्ट ने जलवायु के तत्वों का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम क्लाइमेटोलॉजी शब्द का उपयोग किया। वे पृथ्वी को एक जैविक व अविभाज्य इकाई मानते थे। इसी कारण उन्होंने मानव तथा प्रकृति के संबंधों के संदर्भ में हैंगिंग टुगेदर शब्द का प्रयोग किया। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने भूगोल के लिए जियोग्नाजिया शब्द का उपयोग किया। उन्होंने ध्रुवीय क्षेत्रों के विशिष्ट स्थलाकृतियों के लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का उपयोग किया। उन्होंने पहली बार समताप रेखाओं वाले विश्व के मानचित्र का निर्माण किया। मानव प्रजाति के संदर्भ में उनका मानना था कि सभी प्रजातियां एक ही स्थान से उत्पन्न हुई हैं और कोई भी प्रजाति एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। वातावरणीय तथा आनुवंशिक अल्प कारणों से प्रजाति विविधता दिखाई पड़ती है। अमेजन तथा ओरिनिको मुहाने की खोज उन्होंने ही की थी। कॉस्मोग्राफी के अंतर्गत यूरेनोग्राफी, ब्रह्मांड विज्ञान तथा ज्योग्राफी की विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन किया। निष्कर्ष देखते हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। हार्टशोल ने उन्हें तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल का मार्गदृष्टा माना है। क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल को एक दूसरे के पूरक मानने के कारण इन्हें समन्वयकारी दृष्टिकोण वाला विद्वान माना जाता है। अब अगले विद्वान आते हैं रिटर। रिटर का परिचय देखते हैं। कार्ल रिटर हम्बोल्ट के समकालीन भूगोलवेत्ता रहे हैं। हम्बोल्ट के साथ कार्ल रिटर को भी आधुनिक भूगोल के आधार स्तंभ का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी हम्बोल्ट और रिटर दोनों को ही कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में इनके विशिष्ट उपलब्धियों के कारण इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में अडकुंडे, लांडरकुंडे इनके प्रमुख विचार हैं। पार्थिव एकता का विचार, ईश्वर परक का विचार, संपूर्ण की संकल्पना, प्रादेशिक उपागम, प्रादेशिक भूगोल एवं क्रमबद्ध भूगोल, प्रगतिशील और नीतिवादी रहे हैं। जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव के लिए हुआ है, ये कहना था कार्ल रिटर का। इनके अध्ययन की विधियां देख लेते हैं। अनुभविक विधि, तुलनात्मक विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, मानचित्र विधि, प्रादेशिक विधि। कुछ अन्य विशिष्ट तथ्य भी हैं रिटर के बारे में, जैसे यह एक उद्देश्यवादी या ईश्वरवादी भूगोलवेत्ता थे। आर्म चेयर जियोग्राफर इनको बोला जाता है, बहुत घुमकड़ी नहीं करते थे। इनके अनुसार कोई भी मानव प्रजाति श्रेष्ठ नहीं है, विविधता में एकता विचार के समर्थक हैं।
हम्बोल्ट व रिटर का तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं समानताएं, हम्बोल्ट और रिटर में क्या समानताएं रही हैं। दोनों भूगोलवेत्ता संपूर्ण की संकल्पना में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार पृथ्वी के किसी भी भूभाग का अध्ययन पृथक व एकांकी रूप में न करके संपूर्ण रूप में किया जाना चाहिए। तीसरा, पार्थिव एकता का सिद्धांत या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत इनके विचार के केंद्र बिंदु में है और दोनों की ही मृत्यु 21/7/1859 में हुई थी। दोनों भूगोलवेत्ताओं को आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में स्थान दिया जाता है। अब इनमें असमानताएं क्या हैं, असमानताओं को देख लेते हैं। हम्बोल्ट क्रमबद्ध विधि के समर्थक थे जबकि रिटर प्रादेशिक विधि के समर्थक हैं। हम्बोल्ट की पार्थिव एकता की संकल्पना धार्मिक अथवा मानव केंद्रित नहीं थी, अपितु समस्त प्रकृति के संतुलित एकता के संदर्भ में थी, जिसका अंग स्वयं मानव भी था। रिटर की पार्थिव एकता की संकल्पना ईश्वर परक दृष्टिकोण वाली थी। हम्बोल्ट प्राकृतिक विज्ञान के अध्येता तथा खोज यात्री थे, जबकि रिटर को आर्म चेयर जियोग्राफर कहा जाता है। हम्बोल्ट के अनुसार भूगोल एक प्रकृति विज्ञान है, जबकि रिटर के अनुसार भूगोल को मानव विज्ञान का विषय मानते थे। ठीक है, रिटर भूगोल को मानव विज्ञान का विषय मानते थे। हम्बोल्ट ने प्रकृति की रचना में ईश्वरीय शक्ति को महानता नहीं दिया है, जबकि रिटर ईश्वरवादी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने प्रकृति की रचना में ईश्वरीय परियोजना को महत्ता दी है। निष्कर्ष देखते हैं। हाँ, निष्कर्षतः हम्बोल्ट तथा रिटर के बिना आधुनिक भूगोल की कल्पना नहीं की जा सकती। इन दोनों भूगोलवेत्ताओं ने अपने समय में जहां भूगोल के आधार स्तंभ के रूप में कार्य किया, वहीं वर्तमान भूगोल पर भी उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भविष्य में भी भूगोल इनके प्रभाव से अछूता नहीं है। अब आगे बात करते हैं रेडजेल की। रेडजेल जर्मनी के तीसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। रेडजेल ने अपने कार्यों के द्वारा भौगोलिक अध्ययन में मानव को अध्ययन के प्रमुख विषय वस्तु के रूप में केंद्रीय स्थान दिलाया है, इसलिए इनको मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल, वाल्कर कुंडे पृथ्वी और जीवन एक तुलनात्मक अध्ययन, राज्य व्यापार और युद्ध का भूगोल, चीन उत्प्रवास, पॉलिटिक्स जियोग्राफी राजनीतिक भूगोल। रेडजेल की प्रमुख संकल्पनाओं को देखेंगे। रेडजेल की प्रमुख संकल्पनाओं में पहली संकल्पना है नियतिवादी संकल्पना। रेडजेल आधुनिक भूगोल नियतिवाद के संस्थापक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड में, जो 1882 में प्रकाशित हुई थी, डार्विन के विकासवाद की संकल्पना की पुष्टि की। उल्लेखनीय है कि डार्विन के विकासवाद की संकल्पना में प्राकृतिक चयन की बात की गई है। इसके अंतर्गत प्रजातियों की उन्नति व विलोपन पर प्रकृति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। रेडजेल ने भी प्रकृति को मानव की प्रत्येक गतिविधि का नियंता माना है। उल्लेखनीय है कि नियतिवाद संकल्पना से तात्पर्य है कि मानव प्रकृति का एकमात्र घटक है। हालांकि एंथ्रोपोजियोग्राफी के द्वितीय खंड में वे मानव के प्रभाव को भी स्वीकार करने लगे थे। पार्थिव एकता का सिद्धांत। रेडजेल पार्थिव एकता अथवा अंतर संबंध अथवा सार्वभौमिक एकता के संदर्भ में पूर्णतः विश्वास रखते थे। वह इस सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। इसके अंतर्गत वे विश्व को अनेक व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं, बल्कि सभी तत्वों की समष्टि के रूप में देखते थे। उनके अनुसार प्रकृति के सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक भूदृश्य पर प्रकृति के सभी तत्वों का मिला जुला प्रभाव देखा जा सकता है। अगली संकल्पना इनका है राज्य का जैविक सिद्धांत। इन्होंने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई माना। उनके अनुसार राज्य को भी अन्य जैविक इकाइयों की भांति सतत गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि ठहराव मृत्यु के समान है। अन्य जीवों की तरह राज्य को भी अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। राज्य के विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लेबेंसराम सरल स्थल की संकल्पना का विकास किया। उनके अनुसार राज्य का पड़ोसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेना प्रकृति के अनुरूप एक विकास की प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि लेबेंसराम संकल्पना के आधार पर ही भू राजनीति की संकल्पना का विकास हुआ।
जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के बीच संबंधों को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण विचारधारा बन गई थी। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना। जर्मनी में भूदृश्य के लिए लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेडियल सांस्कृतिक भूदृश्य संकल्पना के समर्थक थे। उनके अनुसार मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन करते हुए कृत्रिम अथवा मिश्रित भूदृश्यों का निर्माण किया है। अन्य तथ्यों में रेडियल का मूल दर्शन स्पेंसर के योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने 1876 में दी थी, इसमें है। रेडियल को राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। रेडियल के राज्य के जैविक सिद्धांत नामक दर्शन ने जर्मन को 1930 के दशक में प्रभावित किया। उन्होंने मानव और उसके विकास के लिए 3 कारणों को उत्तरदायी माना: लेज यानी कि सिचुएशन, राउम यानी कि स्पेस, और राहमैन यानी कि लिमिट। अगले विद्वान हैं फर्डिनेंड वान रिस्थोपेन। इनकी पुस्तक है चीन का भूगोल। इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, कोरोलॉजिकल साइंस बताया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने सामान्य एवं प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को स्पष्ट किया तथा प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को उन्होंने कोरोलॉजी नाम दिया। इन्होंने विश्व को उनके आकार के आधार पर उक्त नामों से संबोधित किया। ठीक है, विश्व को क्या कहा? जो विश्व के प्रमुख भाग थे, रिस्थोपेन ने उन प्रमुख भागों को एर्डटले नाम दिया, प्रमुख देशों को लैंडर नाम दिया, लघु प्रदेश तथा भूदृश्य को लैंडशाफ्टन नाम दिया, और स्थानिक छोटी छोटी बस्तियों को आर्लिच कैटन नाम दिया। इसके बाद अगले विद्वान आते हैं हेटनर। हेटनर की प्रमुख पुस्तकें हैं भूगोल का विधि तंत्र, रूस का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के आधार, और तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। हेटनर के अनुसार भूगोल एक भूविस्तारी अथवा क्षेत्र विवरण विज्ञान है। इसके अंतर्गत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इन्हें प्रख्यात विधि तंत्रवेत्ता मेथोडोलॉजिस्ट माना जाता है। इन्होंने अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया। ये प्रादेशिक तथा सामान्य भूगोल दोनों के समर्थक थे। हालांकि उनके अनुसार भूगोल एक प्रादेशिक विज्ञान है, न कि सामान्य भूगोल। इनके अनुसार भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान है। ठीक है, कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ द अर्थ है। अगले विद्वान है अल्बर्ट पिंक। पुस्तक द आल्प्स इन द आइस एज। स्थलाकृतिक मानचित्र पर इनका कार्य असाधारण है। वह प्रथम विद्वान थे जिन्होंने यह बताया कि किसी स्थान की वर्षा का प्रभाव उत्पादकता, उस स्थान के नदी प्रवाह तथा वाष्पीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। इनके अनुसार जलवायु संबंधी आंकड़ों के उपलब्ध न होने के बावजूद किसी क्षेत्र विशेष के भूदृश्य के अध्ययन के द्वारा उस क्षेत्र का जलवायु वर्गीकरण किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जो अगले भूगोलवेत्ता हैं वो है वाल्टर पिंक। इनकी पुस्तक अपर्दन चक्र की संकल्पना, ढाल विश्लेषण और समानांतर निवर्तन का सिद्धांत है। फिर है वान थ्यूनेन। प्रमुख सिद्धांत है इनका कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत। फिर क्रिस्टालर आते हैं, केंद्र स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थियरी। वेबर आते हैं, वेबर का है औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत। ठीक है। लैंडस्केप शब्द लैंडस्केप की तुलना में ज्यादा व्यापक है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्राकृतिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ मानवीय क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। भू राजनीति शब्द का प्रयोग स्वीडन के जेलन ने किया था, ये याद रखिएगा, तथा कार्ल हाउसहोफर, शुपन आदि जर्मन भूगोलवेत्ताओं का भू राजनीति संकल्पना के विकास में प्रमुख स्थान है। हाउसहोफर ने भू राजनीति की विचारधारा का वर्णन अपने पुस्तक मीन कैंप में किया है। प्रशांत महासागर की सीमाओं की भू राजनीति की कोडशिलाएं इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। जेट स्क्रिप्ट ऑफ जियोग्राफी इनकी प्रमुख पत्रिका है। लैंडस्केप शब्द का प्रयोग पशगार्गे ने किया था। अब देखते हैं भूगोल के क्षेत्र में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। ठीक है, भूगोल के क्षेत्र में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या रहा है उसको समझेंगे।
निम्नलिखित कुछ फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया, जिसमें से फिलिप बुआचे, एलसी रेकलस, विडाल डी लाब्लाश, इमानुएल डी मार्टोन, लुसियन फेब्रे और जैन गॉटमैन। पहले भूगोलवेत्ता हैं फिलिप बुआ या फिलिप बुआचे, इनको देखते हैं। फिलिप बुआचे ने 1729 में फ्रांस के शाही भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने उच्चावच दर्शाने के लिए कंटूर लाइन का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। फिलिप बुआचे कंटूर लाइन यानी कि समुच्च रेखा का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने समुद्र और नदी प्रणाली द्वारा पृथ्वी का विभाजन किया। काल्पनिक रूप से इन्होंने दक्षिणी महाद्वीपों के अस्तित्व में विश्वास की बात कही, बाद में यह सच साबित हुई। अब देखते हैं एलसी रेकलस को। एलसी रेकलस पर्यावरण के संरक्षण के समर्थक थे। उन्होंने पर्यावरण भूगोल पर काम किया। एलसी रेकलस ने मांसाहार का विरोध किया था। एलसी रेकलस सामाजिक परिस्थिति और पशु अधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उन्होंने द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स पुस्तक प्रकाशित की थी। ठीक है, ये कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। इसके बाद प्रकाशित की विडाल डी लाब्लास का भूगोल में योगदान। पाल विडाल डी लाब्लास फ्रांसीसी भूगोल के पिता कहे जाते हैं। विडाल डी लाब्लास ने मनुष्यों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने परिदृश्य को समझने के लिए क्षेत्रीय भूगोल और मानवतावादी दृष्टिकोणों की वकालत की। उन्होंने भूगोल में संभववाद परिप्रेक्ष्य का समर्थन किया और उन्होंने नीतिवाद की आलोचना की। विडाल डी लाब्लास के अनुसार प्रकृति और संस्कृति का गहरा संबंध है। अब आते हैं इमैनुअल डी मार्टोन। इमैनुअल डी मार्टोन फ्रांस में सामान्य भौतिक भूगोल के संस्थापक थे। उन्होंने मुख्य रूप से भू आकृति विज्ञान पर कई अध्ययन किए। वे भूगोल के संभावनावाद के समर्थक भी थे। फिर आते हैं जॉन गॉटमैन। जीन गॉटमैन को अपने शहरी और क्षेत्रीय नियोजन अनुसंधान के लिए जाना जाता है सॉरी, जिसके कारण मेगालोपोलिस शब्द का लोकप्रियकरण हुआ। उन्होंने बड़े महानगरीय क्षेत्रों के विकास और आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक पैटर्न का अध्ययन किया। अब देखते हैं भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान। प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता का भूगोल धर्म पर आधारित था। धार्मिक अभिलेखों के अतिरिक्त यात्रियों द्वारा किए वर्णन विश्व के विभिन्न प्रदेशों की जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों को ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोग्राफी और विश्व रचना कॉस्मोलॉजी के बारे में सही जानकारी थी। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, भाहिला, उत्पल, विजयनंदी आदि विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत में किया गया, जबकि पुराणों में भूगोल, खगोल एवं ज्योतिष चक्र के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। प्राचीन भारतीय भूगोल शास्त्रियों ने 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु का वर्णन किया है। बुध को हरे रंग का, शुक्र को सफेद, मंगल को लाल, बृहस्पति को पीला एवं शनि को काला रंग का बताया है। प्राचीन भारतीय भी भू केंद्रित सिद्धांत में विश्वास रखते थे, जियोसेंट्रिक थ्योरी में बिलीव करते थे। पृथ्वी शब्द का प्रयोग वेद एवं पुराणों में कई बार किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पृथ्वी को मंडलाकार बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सूर्य न तो उदय होता है न छिपता है, यह दिन की समाप्ति पर दूसरी ओर चला जाता है, जिससे रात हो जाती है। पुराणों में अक्षांशों एवं देशांतरों की जानकारी मिलती है। अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को अनेक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। ऋग्वेद में 5 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद और हेमंत का उल्लेख मिलता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में 6 ऋतुओं का उल्लेख मिलता है, जो निम्न प्रकार से हैं। बसंत ऋतु, जिनका मंथ मार्च अप्रैल है, ग्रीष्म ऋतु मई जून, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, शरद ऋतु ऑटम सितंबर अक्टूबर, हेमंत विंटर नवंबर दिसंबर और शिशिर जनवरी फरवरी। पौराणिक युग में भारतीय विद्वानों ने विश्व को 7 द्वीपों में विभाजित किया। जम्बू द्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बू द्वीप कहा जाता था।
प्लक्स द्वीप फारस को कहा जाता था, शाल्मली द्वीप सोमालिया के क्षेत्र को बोला जाता था, कुश द्वीप भूमध्य सागरीय क्षेत्र को बोला जाता था, क्रॉस द्वीप यूरोप को बोला जाता था, शक द्वीप थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया को बोला जाता था, और पुष्कर द्वीप पूर्वी चीन साइबेरिया और जापान को बोला जाता था। ये मैप आप देख सकते हैं। अब अलग अलग विद्वानों को देख लेते हैं। सबसे पहले हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को एक गोलाकार पिंड बताया एवं पृथ्वी की परिधि की लगभग गणना की और 24,835 मील परिधि बताई, जो वास्तविकता के काफी निकट है। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया। आगे हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक सिद्धांत की रचना की। इसके बाद भास्कराचार्य आते हैं। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा। उनका यह मानना था कि पृथ्वी गोल है एवं अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार न्यूटन से कई शताब्दी पूर्व ही भारतीयों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सूर्य की स्थिरता, पृथ्वी की अक्षीय एवं कक्षीय भ्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा चुकी थी। भास्कराचार्य एवं अन्य भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी को 360 अंशों में विभाजित किया था। पुनः प्रत्येक अंश को 60 कला मिनट एवं प्रत्येक कला को 60 विकला सेकंड में विभाजित किया गया था। भारतीय भौगोलिक विचारधाराओं के बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा को। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में भौगोलिक खोजों में धीरे धीरे तेजी आने लगी तथा 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में अपनी चरम अवस्था पर थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हुआ। साल 1830 में ब्रिटेन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और धीरे धीरे वैज्ञानिक कार्य प्रारंभ होने लगे। मैकोनाची को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का प्रथम सचिव नियुक्त किया गया था। अलग अलग इनके भूगोलवेत्ताओं को देखते हैं। हल्फोर्ड जॉन मैकिंडर ब्रिटिश में भूगोल संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। मैकिंडर ने रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी का अनुसरण करते हुए कहा कि मानव भूगोलवेत्ता ही पूर्ण भूगोलवेत्ता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज, ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री और डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी है। इस पुस्तक में मैकिंडर ने कहा कि वर्तमान समय में सभी युद्ध का समापन हो गया है एवं भविष्य में थल शक्ति ही निर्णायक होगी। मैकिंडर का एक सामरिक सूत्र भी है जो हृदय स्थल को बताता है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रण करता है, और जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्व द्वीप पर शासन करता है और वह विश्व पर नियंत्रण रखता है। तो यहाँ से इन्होंने अपने हृदय स्थल की संकल्पना दी है। 1919 में मैकिंडर ने हृदय स्थल में डेन्यूब क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया आदि क्षेत्रों को शामिल किया। मैकिंडर के अनुसार हृदय स्थल एक ऐसा क्षेत्र था जहां जल शक्ति का प्रवेश असंभव था, मतलब जल मार्गों से कोई वहां जा नहीं सकता था। मैकिंडर ने अपने विश्व द्वीप में एशिया एवं अफ्रीका और यूरोप को शामिल किया। 1943 में मैकिंडर ने विश्व सामरिकता पर एक पत्र द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस लिखा। इस प्रपत्र में मैकिंडर ने लीना लैंड को हृदय स्थल से बाहर कर दिया। इस प्रपत्र में मैकिंडर ने मिडलैंड शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं मध्य बेसिन, मिडलैंड बेसिन। इसके अंतर्गत उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी यूएसए एवं पश्चिमी यूरोप को शामिल किया था। मैकिंडर के हृदय स्थल को स्पाइकमैन ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ द वीस में रिमलैंड थ्योरी की प्रस्तुत की और इनको रिप्लेस किया। एंड्रू जॉन हर्बर्टसन विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। मैन एंड हिज वर्क और मेजर नेचुरल रीजन्स इनकी पुस्तक है। अगले विद्वान है शॉर्ले व हैगेट, जिसमें से केवल हैगेट की पुस्तक है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, जो 1975 में आई थी। शॉर्ले व हैगेट ने दोनों ने मिलकर के पुस्तकें लिखी हैं मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग और सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी। इसके बाद आते हैं सर
लॉरेंस डगलस टॉम। ब्रिटिश में भूगोल के क्षेत्र में इनके द्वारा बड़ा योगदान दिए जाने के कारण ब्रिटेन सरकार ने इन्हें सर की उपाधि प्रदान की थी। इनकी पुस्तक संसार का सामान्य भूगोल और वाणिज्यिक भूगोल, हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तकों में जीवन एवं मृत्यु का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी, द लैंड ऑफ ब्रिटेन एंड ब्रिटेन यूज एंड मिस यूज और डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी। इसके बाद वुलरिज महोदय आते हैं, नौ निश्चयवाद के समर्थक थे। इनकी पुस्तक है ज्योग्राफर एज ए साइंटिस्ट, जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद रॉक्सबी आते हैं। रॉक्सबी की प्रमुख पुस्तकों में चीन की तो अब यहाँ से बात करने वाले हैं अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा की। अमेरिकन भौगोलिक विचारधाराओं में सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे जॉर्ज परकिंस मार्श की। अमेरिका में स्वतंत्र विचारधारा का प्रथम भूगोलवेत्ता मार्श को बोला जाता है। मार्श ने सर्वप्रथम जर्मनी की निश्चयवादी विचारधारा का विरोध किया तथा उसने बताया कि प्राकृतिक वातावरण पर मानव का प्रभाव पड़ता है। मार्श ने सर्वप्रथम संरक्षण विचारधारा को प्रस्तुत किया था। प्रमुख पुस्तकें मानव एवं प्रकृति। अगले विद्वान है आर्नोल्ड हेनरी गयोट। प्रमुख पुस्तक है इनकी पृथ्वी तथा मानव। अमेरिका में भूगोल का प्रथम प्रोफेसर, उद्देश्यवादी ईश्वरवादी विचारधारा का समर्थक तथा रिटर के समान ही इसकी भी दार्शनिक प्रकृति थी। 1890 में अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद है विलियम मॉरिस डेविस। इनको स्थलाकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जनक पिता कहा जाता है। 1904 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता संघ की स्थापना की। नियतिवादी विचारधारा के समर्थक थे और 1899 में अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। डेविस मानव भूगोलवेत्ताओं के प्रबल आलोचक थे। उनके अनुसार मानव भूगोलवेत्ता पूर्ण भूगोलवेत्ता नहीं होता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में प्रवाल रचना समस्या, भौगोलिक लेख, स्थल रूपों का व्याख्यात्मक विवरण। इनके 3 त्रिकुट हैं, प्रक्रम, समयावस्था और संरचना। डेविस ने समय कारक की संकल्पना पर अधिक बल दिया था। इसके बाद बात करते हैं मार्क जेफरसन की। अमेरिका में मानव भूगोल की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जेफरसन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य मानवों से जुड़ा है कि वे जहाँ रहते हैं वे किस प्रकार से रहते हैं और वे वहाँ क्यों हैं। ठीक है, तो ये जेफरसन कहा करते थे। 1750 से 1830 के मध्य का काल अमेरिका के भूगोल में जेफरसन युग नाम से जाना जाता है। जेफरसन ने प्राइमेट सिटी, ठीक है, प्राइमेट सिटी प्रमुख नगर का नियम प्रस्तुत किया था। प्रमुख पुस्तक रेलो द्वारा सभ्यता का प्रचार। अगले विद्वान है एलन चर्चिल सैम्पल। सैम्पल रेडजेल की शिष्या थी। नीतिवादी विचारधारा की प्रबल समर्थक थी। एलन चर्चिल सैम्पल के अनुसार मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। सैम्पल वातावरणीय निश्चयवाद की भी प्रबल समर्थक थी। सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उनकी 2 किताबें हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेशों का भूगोल और भौगोलिक परिवेश का प्रभाव। एल्सवर्थ हंटिंगटन एक भूवैज्ञानिक और जलवायु वैज्ञानिक थे। इनकी प्रमुख किताबें हैं द पल्स ऑफ एशिया, पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कैरेक्टर ऑफ रेसेस, द ह्यूमन हैबिटेट, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता व जलवायु वैज्ञानिक था। नीतिवादी विचारधारा की प्रबल समर्थक, वातावरणीय निश्चयवाद का प्रबल समर्थक। हंटिंगटन के अनुसार सूर्य की स्थिति के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव सांस्कृतिक कारकों पर पड़ता है। हंटिंगटन की नियुक्ति 1907 में येल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के व्याख्याता के पद पर हुई थी। अगले विद्वान है ईसा बोमेन। इन्होंने अपने जीवन काल में एंडीज पर्वत के क्षेत्र का भ्रमण किया
तथा उसके आधार पर एक शोध पत्र द ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल इंडीज प्रस्तुत किया। बोमेन प्रारंभिक काल में निश्चयवादी था, लेकिन बाद में संभववादी विचारधारा का प्रबल समर्थक हो गया। इनकी पुस्तक द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, डेजर्ट टेल्स ऑफ अटाकामा, इंटरनेशनल रिलेशंस, द पायनियर फ्रिंज और लिमिट्स ऑफ लैंड सेटलमेंट। इसके बाद आते हैं थॉमस ग्रिफिथ टेलर, नियतिवादी विचारधारा के समर्थक, लेकिन नियतिवाद को वैज्ञानिक नियतिवाद कहा इन्होंने, और इस विचारधारा को इन्होंने नव निश्चयवाद व रुको और जाओ निश्चयवाद का भी नाम दिया। टेलर के अनुसार मानव ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है, अर्थात मानव वाहनों की गति कम या अधिक तो कर सकता है, परंतु उसकी दिशा को नहीं बदल सकता। टेलर ने यहाँ पर मानव नहीं प्रकृति होना चाहिए था। टेलर ने प्रजातियों के प्रवास से संबंधित विचारधाराएं प्रस्तुत की थी। टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत यानी कि माइग्रेशन जोन थियरी या जोन स्ट्रेटा थियरी भी दी। टेलर के अनुसार ना तो प्राकृतिक शक्तियां पूर्णतः नियंत्रणकारी हैं और ना ही मानव प्रकृति का विजेता है। टेलर ने 1907 में अपनी पुस्तक आवर लिविंग सिविलाइजेशन में भू शांति की विचारधारा प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख पुस्तकों में ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, रेशियल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, एसे ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, द क्लाइमेट्स ऑफ कनाडा, एनवायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया, फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक और कल्चरल ज्योग्राफी है। इसके अलावा अगले विद्वान हैं कार्ल सावर। कार्ल सावर संभववाद के प्रबल समर्थक थे और 1923 में कैलिफोर्निया के बर्कले में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग 1925 में किया, लेकिन क्षेत्रीय विभिन्नता की विचारधाराओं को हार्टस्टोन ने आगे बढ़ाया। कार्ल सावर ने यूएसए में भूदृश्य की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप प्रस्तुत किया। इनकी प्रमुख पुस्तकों में ह्यूमन यूज ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड, लैंड एंड लाइफ, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ओजार्क हाईलैंड्स, स्टडी इन अपलैंड जियोग्राफी और कल्चरल जियोग्राफी है। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे ड्यूअलिज्म की। इसको डिकोटोमी भी कहा जाता है, इसे डिकोटोमी भी कहते हैं, द्वैतवाद। देखिए, द्वैतवाद वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही वस्तु के बारे में दो भिन्न विचार दिए जाते हैं, भिन्न तरीकों से विचार दिए जाते हैं। वस्तु एक ही है, इसके पर विचार दो लोग दे रहे हैं, ये अपने हिसाब से कह रहे हैं, ये अपने हिसाब से कह रहे हैं, यही है द्वैतवाद। द्वैतवाद वह स्थिति है जिसमें किसी एक ही समय में समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत जब दोनों विपरीत विचारधारा के स्तर पर वाद के रूप में किसी विषय में सिद्धांत स्थापित हो जाते हैं, द्विभाजन किसी भी विषय में द्वैतवाद का उत्पाद अथवा परिणाम होता है। ठीक है, देखिए भूगोल में भिन्न प्रकार के कई प्रकार के द्वैतवाद दिए गए हैं, जिनमें से भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, ऐतिहासिक बनाम समकालीन भूगोल है। यहाँ पर नीतिवादी बनाम संभववादी भूगोल और मात्रात्मक बनाम आलोचनात्मक भूगोल है। अब हम ये देखेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस तरीके से हुआ। देखिए, भूगोल में द्वैतवाद के लक्षण तो प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन में ही पहली बार दिखाई दिए। यूनानी भूगोलवेत्ताओं में अरस्तु जहां क्रमबद्ध भूगोल के समर्थक थे, वहीं स्ट्रैबो प्रादेशिक भूगोल के समर्थक थे। अरब भूगोलवेत्ता जितने भी थे प्रादेशिक भूगोल के समर्थक रहे हैं। उन्होंने विश्व को भिन्न प्रदेशों में वर्गीकृत किया, जिसको किश्वार बोलते थे। किश्वार एक प्रकार का सांस्कृतिक प्रदेश होता है। कांट क्षेत्रीय भूगोल के समर्थक रहे हैं। आधुनिक भौगोलिक अध्ययन में वारेनियस ने द्वैतवादी विचारधारा को स्थापित किया था। हम्बोल्ट जहां क्रमबद्ध भूगोल को महत्व देते हैं, वहीं रीडर प्रादेशिक भूगोल के समर्थक भूगोलवेत्ता रहे हैं। हेटनर के कोरोलॉजी का संबंध भी प्रादेशिक भूगोल से ही है। ब्लास ने अपने पेज की संकल्पना के माध्यम से प्रादेशिक अध्ययन का समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि पेज ब्लास द्वारा चिन्हित एक रिवर बेसिन में निर्मित एक सांस्कृतिक प्रदेश है। ब्रून्स ने क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति को महत्वपूर्ण माना। हर्बर्टसन ने विश्व को बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत कर प्रादेशिक भूगोल के विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हार्टसोन की क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना
मूलतः प्रादेशिक अध्ययन की है। हार्टसून के समकालीन सेफर क्रमबद्ध भूगोल के समर्थक हैं। उन्होंने भूगोल में मात्रात्मक विकास की क्रांति को प्रेरित किया। अब देखते हैं यहाँ से क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल अथवा सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल। क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक के मध्य द्वैत भूगोल का प्रचलित द्वैतवाद है। क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक, जिसको हम आप रीजनल ज्योग्राफी है ना, आप इसको रीजनल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। इनके जनक जर्मन भूगोलवेत्ता वारेनियस माने जाते हैं। इनकी पुस्तक है ज्योग्राफिया जनरलिस। इसमें सामान्य एवं विशिष्ट भूगोल पर विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। उल्लेखनीय है कि क्रमबद्ध भूगोल ही सामान्य भूगोल है, जबकि प्रादेशिक भूगोल ही विशिष्ट भूगोल है। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल ही सामान्य भूगोल है, जबकि प्रादेशिक भूगोल ही विशिष्ट भूगोल है। क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक भौगोलिक चर का अध्ययन संपूर्ण क्षेत्र में किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में लगभग सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। चूंकि क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत किसी एक चर का अध्ययन किया जाता है, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए अध्ययन की इस पद्धति को एक चरीय अथवा प्रकरण भी कहते हैं। इस प्रकार क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत किसी एक चर के विभिन्न आयामों का अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रादेशिकरण की विधियों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को भिन्न प्रदेशों में वर्गीकृत करते हैं, फिर चुने हुए विशिष्ट क्षेत्र में विद्यमान भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। प्रत्यक्षवाद पर आधारित मोनोथेटिक अध्ययन पद्धति मूलतः क्रमबद्ध भूगोल कहलाती है, जबकि इडियोग्राफी का संबंध प्रादेशिक भूगोल से है। क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति सामान्यकरण की विधियों पर आधारित होने के कारण नियम, मॉडल तथा विधि निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अब देखते हैं क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में अंतर। क्रमबद्ध भूगोल में हम देखेंगे क्या क्या बातें हैं। क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध विधि क्षेत्र समाकलित रूप प्रदर्शित करता है। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। क्रमबद्ध भूगोल मॉडल, विधि, नियम को प्रोत्साहित करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत अधिकांश भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करता है। प्रादेशिक विधि एकाकी रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर निर्धारित है। प्रादेशिक विधि किसी प्रदेश के मानव प्रकृति के संबंधों का विश्लेषण करती है। इस बारे में ये कहा जाता है कि भूगोल में क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल का द्वैतवाद मिथ्या है। बेरी के अनुसार प्रादेशिक और सामान्य भूगोल अध्ययन की भिन्न विधियां नहीं, बल्कि निरंतरता की दो चरम सीमाएं हैं। वास्तव में क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल भूगोल रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। इसका तात्पर्य यह है कि क्रमबद्ध विधि में प्रादेशिक विधि के लक्षण को तथा प्रादेशिक भूगोल में क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति को स्पष्टतः देखा जा सकता है। जैसे मृदा, जलवायु जैसे तत्वों का अध्ययन जब हम किसी भी भूक्षेत्र में करते हैं, तो क्रमबद्ध अध्ययन के साथ प्रादेशिकरण के द्वारा चुने गए क्षेत्र के माध्यम से प्रादेशिक अध्ययन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी तरह क्रमबद्ध व प्रादेशिक विधि में किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, बल्कि एक विधि दूसरी विधि में निहित है। केवल अध्ययन की सुविधा के लिए इन दोनों विधियों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं मानव भूगोल एवं भौतिक भूगोल में द्वैतवाद। परंपरागत दृष्टि से भूगोल में दो बातों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम पृथ्वी एवं उसके भौतिक पर्यावरण का, दूसरा इस वातावरणीय एवं मानव के बीच होने वाले क्रिया एवं प्रतिक्रिया का। इस दृष्टिकोण से भूगोल को हम दो शाखाओं में बांट सकते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखिए, पृथ्वी और उसका भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रकृति की बात की गई है, और दूसरा वातावरण एवं मानव यानी कि यहाँ पर मानव को प्रमुख रूप से माना गया है। अब देखते हैं कि भूगोल में भौतिक एवं मानव भूगोल के द्वैतवाद का विकास कैसे हुआ। इस द्वैतवाद का उदय इसके चिंतन में है, जिसमें भूगोल के मुख्य विषय को निर्धारित करने के क्रम में 1650 ईस्वी में वारेनियस ने ज्योग्राफिया जनरलिस में भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में लक्षण का अंतर स्पष्ट किया, और उन्होंने भूगोल को दो विषयों सामान्य एवं विशिष्ट भौतिक भूगोल के रूप में वर्गीकृत किया। हम्बोल्ट, कांट आदि भूगोलवेत्ता भौतिक भूगोल को भूगोल के मुख्य विषय के रूप में बताते हैं। स्ट्रैबो और प्लेटो को छोड़ करके सभी ग्रीक भूगोलवेत्ता भौतिक भूगोल के समर्थक थे।
सामान्यतः अधिकतर नीतिवादी भौतिक भूगोल के समर्थक थे। रिटर मानवतावादी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लैंडर कुंडे में प्रादेशिक भूगोल को महत्व दिया। सामान्यतया सभी संभववादी मानव भूगोल के समर्थक थे। ब्लास ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ह्यूमन में मानव भूगोल को प्रमुख विषय के रूप में स्वीकार किया है। अल्बर्ट डिमांजिया ने फार्मास्यूटिकल में सांस्कृतिक प्रदेशों का अध्ययन कर मानव भूगोल का अनुसमर्थन किया है। जीन ब्रून्स, रेडियल आदि भूगोलवेत्ता मानव भूगोल के समर्थक हैं। रेडियल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी के प्रथम भाग में नीतिवाद का समर्थन करने के क्रम में कहीं न कहीं भौतिक भूगोल का समर्थन किया है, और उसके भाग 2 में मानवतावादी भूगोल पर ज्यादा इस तरह रेडियल के चिंतन में द्वैतवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, मतलब उसके भाग 2 में मानवतावादी भूगोल पर ज्यादा फोकस किया है। अतः रेडियल के चिंतन में भी द्वैतवाद हमें दिखाई देता है कि एक तरफ तो प्रकृति को कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है मानव को कह रहे हैं। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में द्वैतवाद मिथ्या एवं वास्तविकता है। इसकी वास्तविकता क्या है, देखिए, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल एक दूसरे के पूरक हैं। मानव के बिना प्रकृति अर्थहीन है। 1950 से 1976 तक मात्रात्मक क्रांति में यह द्वैतवाद पुनः उभर कर आया, परंतु 1976 के पश्चात मानववाद इस द्वैतवाद की पूरकतावाद को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना इनका काम चलने वाला नहीं। थैंक यू। द ज्योग्राफी सेंटर को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट्स आपको आ रहे हों उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और कमेंट भी आप करिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हर हफ्ते या 2-4 दिन पर आप इस क्लास को, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई होगी या 1 से 1.5 घंटे की हो गई होगी, आप इसको देखते रहिए। पूरा जियोग्राफिकल थॉट, जो भी आपका थॉट का सिलेबस है, ये कभी आपको भूलेगा नहीं। आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं अपना। धन्यवाद।